नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। भारत जोड़ो यात्रा को एक तपस्या की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये सब जानते हैं, राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए ही होते हैं, तपस्या तो नहीं करते। इस तरह के शब्द जरूर चलते हैं, लेकिन अंत में बात पोल पॉलिटिक्स पर आकर ही खत्म होती है। और लोकतंत्र की करेंसी ही वोट है। वोट किसे मिलता है राजनीति में मायने बस ये रखता है। आज हम भारत जोड़ो यात्रा की फिलॉसफी, उसका नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव या पर्सनालिटी, इस सब पर बात नहीं करेंगे। आज की बहस को सीधे सीधे वोट पर फोकस रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को कितना वोट दिलाएगी? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के हाथ में इस वक्त क्या है और उनका लक्ष्य क्या है? पहले बीजेपी की बात। मोदी सरकार ने फ्री राशन योजना को 1 साल के लिए पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया। इसके दायरे में करीब 81 करोड़ लोग आते हैं। उनमें से कितने वोटर हैं, उनकी क्या डेमोग्राफी है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इस सब का डेटा लेकर आज हम बात करेंगे। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस से 27% ज्यादा वोट लाई, वहां 26 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी से 1% से भी कम वोट के मार्जिन से जीती, वहां 4 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट क्या है, बीजेपी की बूथ की साइंस क्या है? राहुल गांधी उन राज्यों में गए नहीं जहां चुनाव थे। तेलंगाना गए थे, वहां उपचुनाव हुए, कांग्रेस के प्रत्याशी हारे। अब चेहरे की बात करते हैं। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है। निर्विवाद रूप से मोदी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है और यहीं से एक डायमेंशनल डिफरेंस शुरू हो जाता है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा है और अब वो राशन के जरिए वोटर का दरवाजा खटखटा रही है। एक पूरी टीम उसके पास तैयार है जो एक एक लाभार्थी का लिखित हिसाब किताब रखती है। जिसे घर मिला, जिसे शौचालय मिला, जिसे सिलेंडर मिला, जिसे कोई वजीफा मिला, किसान को 6,000 रुपया मिला। बीजेपी इस मशीनरी पर काम कर रही है और कांग्रेस अभी पहले चरण में चेहरे पर काम कर रही है। मशीनरी कहां है अभी नहीं कहा जा सकता। गुजरात में कांग्रेस का प्रभावी काडर है, लेकिन चुनावों में उसका असर क्यों नहीं दिखाई दिया? आज कुरुक्षेत्र में हम एक तरफ राहुल और कांग्रेस और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रखकर डेटा बेस्ड डिबेट करेंगे। मैं आपके सामने मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आने के लिए। और ये बहस कुछ आंकड़ों के नजरिए से होगी। उन आंकड़ों पर आपको क्या कहना है, और अगर आपकी राय साथ हो उनके, या आपको लगे कि आंकड़ों में भी कुछ सुधार की जरूरत है, तो आप जरूर बताइएगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में है, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा कहां कहां से गुजरी है, किन किन राज्यों से होकर के, ग्राफिक चलाइए, किन किन राज्यों से होकर के राहुल गांधी की यात्रा गुजरी। इनमें दक्षिण से शुरुआत हुई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये वो राज्य हैं। और दक्षिण के जिन राज्यों में से यात्रा गुजरी है, उनमें भी बीजेपी के पास 29 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 27 लोकसभा की सीटें हैं। फिर दोहरा रहा हूं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना। लेकिन बीजेपी के पास इन 29 में से 25 एक राज्य में से ही हैं, वो है कर्नाटक। जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 15 केरल में है, तमिलनाडु में 8 सीटें हैं, कर्नाटक में 1 सीट है, तेलंगाना में 3 सीटें हैं। इसके बाद आ जाइए आप, जब धीरे धीरे मध्य भारत से आप उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजरी, मध्य प्रदेश में गई, राजस्थान में गई, हरियाणा में गई, अब दिल्ली में है। यहां से पंजाब में जाएगी, यूपी में जाएगी, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में जाकर यात्रा का अंत होगा। तो इन राज्यों में 92 सीटें, अभी तक दिल्ली तक पहुंची यात्रा में 92 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। और कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। यही है वो असली लड़ाई जो राहुल गांधी को लड़नी है। तो इन राज्यों के अंदर क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर वो आपको दिखाई देगा, या नरेंद्र मोदी का चेहरा और लाभार्थियों का वो डेटा, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, वो प्रभावी ज्यादा पड़ेगा? अब मैं आपके सामने जिस हम राशन की बात कर रहे थे उसका डेटा रखता हूं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला डेटा आपको लगेगा। 2014 के अंदर भारत में कुल वोटरों की संख्या थी 81 करोड़ 45 लाख, जो 2019 में बढ़कर हो गई 89 करोड़ 78 लाख, यानी करीब 10% की बढ़ोतरी हुई, 10% वोटर जुड़ गया। अगर यही ट्रेंड रखें तो
2024 के अंदर वोटर की भारत के अंदर संख्या होनी चाहिए 98 करोड़ 96 लाख, यानी लगभग 99 करोड़ वोटर भारत में 2024 में हो सकता है। जो योजना केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ाई है, मुफ्त राशन की योजना, जिसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त में केंद्र की सरकार देगी, उसके लाभार्थियों की संख्या है 81 करोड़। एक सिंपल सा गणित आप कर लें कि इतने 81 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा, उसमें से वोटर कितने, तो लगभग जो ट्रेंड बताता है कि पॉपुलेशन का 68% वो वोटर होता है। यानी इस 81 करोड़ में से 53 करोड़ 22 लाख वोटर है। सीधी सीधी बात, 2024 से पहले नरेंद्र मोदी 53 करोड़ 22 लाख लोगों तक फ्री राशन पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ है और 53 करोड़ 22 लाख लोगों तक राशन की पहुंच एक तरफ है। इसका कितना असर होगा, मैं शुरुआत सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से करना चाहता हूं। हमारे मेहमान जो हैं उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और यूपी में सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप इस बात से इनकार करेंगे कि जो फ्री राशन योजना थी उसने 2022 के री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भरपूर मदद की थी? दो तीन चीजें हैं सौरभ भाई, आंकड़ों में, डाटा में मेरे ख्याल से राजनीति नहीं चलती। राजनीति तो आटे से चलती है। राजनीति कभी किसी की मदद करके जरूर चलती है, लेकिन किसी लाभार्थी को यह बता करके कतई नहीं चलती कि मैंने सरकार में रहते हुए तुम्हें यह चीज दी है। ये तो सरकार ने दी है भाई, सरकार का तो देना काम है, वेलफेयर स्टेट है। जब कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस भी देती थी, आज भाजपा की सरकार है भाजपा भी दे रही है। चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो निर्मल भारत स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो दुग्ध क्रांति की बात हो, और चाहे वो किसानों के कर्ज माफी की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, या मनरेगा की बात हो जी। उससे भी पहले अगर आप आएंगे तो अमूल क्रांति की बात हो। आप लगातार इस चीज को करते हैं। सरकार का काम ही लोगों की सहायता करना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये बात ठीक है, सरकारें होती जनता के लिए हैं, लेकिन सरकारें जब चुनाव में जाती हैं तो अपना काम बता के ही जाती है ना। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे पास हमारे कामों के द्वारा पहुंचे गए लोगों की पूरा डेटा मौजूद है। एक एक व्यक्ति को जाकर बताते हैं आपको सिलेंडर मिला, आपको घर मिला, आपके यहाँ शौचालय हमने बनाया, आपको राशन हमने दिया। मैं सहमत हूं इस बात से, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं बिल्कुल पूरी 100% सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आदमी ये नहीं बताता कि हमने गरीब की ये मदद की, हमने आपकी ये मदद की, क्योंकि वो मदद करना तो सरकार का काम है। यही गलती करती है कांग्रेस, अगर इसकी वजह से वोट होते हैं। तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से किसी की मदद करके और उसको एहसास कराती है तो निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से भी गलत काम करती है, धार्मिक रूप से भी गलत काम करती है और राजनीतिक रूप से भी गलत काम करती है। हां, वोटों के लिए सही काम करती है। अब देश की जनता को यह फैसला करना होगा कि अगर सरकार की मदद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेना चाहती है तो वोटर उसको क्या जवाब। पहले हम इस पर बात करें कि क्या ये लाभ पहुंचाने की बात जो कहते हैं बीजेपी और कहती है कि वो अब एक अलग वोट बैंक क्रिएट हो गया लाभार्थी का, जिसको योजना का, किसी भी सरकार की योजना का लाभ मिला, वो वोट इनको मिलता है कि नहीं मिलता है? ईमानदारी से बताइए। मैं तो अभी अगर चुनाव जीते हैं तो निश्चित तौर पर बहुमत से जीते हैं ना सर जी। हम तो कह रहे हैं आप हमारे सारे वोट इकट्ठा कर लीजिए गुजरात में, हम तो खुलेआम स्वीकारते हैं। इनके 52% वोट हैं, 48% विपक्ष के वोट हैं मान लीजिए, लेकिन 52 तो इनके हैं, तो बहुमत इनके साथ है। ये तो इस बात से हमारी कोई इनकार नहीं है। यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट इन्हें मिले, इस बात से कोई इनकार नहीं है। सच बात यह है कि वोट इन्हें मिले हैं, लेकिन वो लाभार्थियों के नाम पर आप उसको अगर ले जाना चाहते हैं, आप आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को जिताना चाहते हैं, नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। सुरेंद्र जी, अभी आपने खुद कहा, देश की सरकार, आपने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं, जो वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा पड़ा है वो बता रहा है इनको कितना वोट पड़ा। अब सवाल ये तो कहते हैं हमको काम के आधार पर ही वोट मिला है और लोगों ने कुछ इनमें देखा तभी इनको वोट दिया। 14 में, 19 के अंदर और 22 में भी दिया इनको, 17 में वोट दिया यूपी में। ठीक, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आपकी बात का मैं उत्तर। आपने कहा, लेकिन आपने कहा ये हर सरकार का काम है। हां, ये उस बात को लोगों के सामने गिनाने में और लोगों को ये बताने में कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये कामयाब हो जाते हैं। शायद उसकी वजह से भी लोग इनको वोट करते हैं। हम अभी जिस डेटा पर थे, मैं एक बार प्रेम जी के पास, फिर मैं आता हूं राजीव जी के पास, कि 53 करोड़ 22 लाख वोटर तक 2024 के चुनाव से पहले मुफ्त राशन पहुंचता रहेगा। उसमें एक, क्योंकि ये टारगेटेड वोटर है भारतीय जनता पार्टी का,
आप ऐसे समझें कि अगर ये 50% भी कामयाब होते हैं तो इनकी वोटर संख्या पहुंचती है 26 करोड़, जो अगर आप सीधे सीधे 2019 से उसका अगर आप तुलना करेंगे तो 2019 में इनको 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला था। इस आधार पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि 26 करोड़ 81 लाख वोट इनको मिल सकता है। फिर आपको लगेगा कि हम बड़ी सिंपलिस्टिक गणित की थ्योरी आपको समझा रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको एक उदाहरण ऐसा देंगे जिससे आपको भी यकीन होने लगेगा कि ये गणित कुछ ठीक बैठता भी है। मैं बात गुजरात की करूंगा थोड़ी देर में। प्रेम शुक्ला जी, ये वोटरों को आप टारगेटेडली वोटर तक पहुंचते हैं, आपने एक मैकेनिज्म बना रखा है, ये तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं इस बात को। बात यह है कि क्या वो वोटर केवल आपके काम से प्रभावित होकर आपको वोट करता है? सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा पहले तो यह अनैतिक है कि आप किसी गरीब को जाकर ये बताएं, देखो मैंने तुम्हारे घर में राशन दिया, वोट मुझे देना। देखिए, जनतंत्र में जनसेवा के माध्यम से जनता को कल्याणकारी राज्य का एहसास कराना और कल्याणकारी राज्य के माध्यम से जनतंत्र को पुष्ट करना, यही जनतंत्र में अपेक्षित है। अब जनता की आवश्यकता महामारी के समय, इस देश की महामारियां जो हुई पिछले 400-500 वर्षों में जिसका इतिहास उपलब्ध है, उसमें महामारी से अधिक, बीमारी से अधिक लोग राशन की किल्लत के कारण मौत के घाट उतरे। हमारे पास ये उदाहरण था। और सहस्राब्द की सबसे बड़ी महामारी भारत में आई, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता, न सुरेंद्र भाई इंकार करेंगे, ना आप इंकार करेंगे। अब ऐसे समय में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना यह सरकार का दायित्व था। उस दायित्व का हमने निर्वाह किया। अब उस दायित्व का निर्वाह, जैसे आपके घर में राशन आया तो मुझे बताने की क्या जरूरत है कि आपके घर में राशन आया, ये आपको पता लगेगा। लेकिन एक योजना पूरी हुई है तो उस योजना के लाभार्थी कितने हैं, उस योजना में कितना खर्च हुआ है, उस योजना में कितना राशन गया है, उसमें ट्रांसपोर्ट, इसका भाई इस भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को हिसाब देने के लिए एजेंसी है, उनके पास हिसाब जाता है, उसके अनुसार जो है बातें लोगों के समक्ष भी आती हैं। अब जन कल्याणकारी राज्य में मकान बनाए जाएंगे तो जिसको मकान बनेगा उसको बताना पड़ेगा कि आपका मकान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना या कांग्रेस के शासनकाल में बना या कम्युनिस्ट शासनकाल में। उसको पता होता है कि मेरा मकान कब बना, मेरे घर में बिजली कब आई, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कब आई, एलपीजी गैस कनेक्शन कब लगा, शौचालय मेरे घर में कब बना, आयुष्मान कार्ड कब आया। जब उसको ये पता होगा उसके अनुसार वो निर्णय लेगा। अगर निर्मल ग्राम योजना के तहत लोगों के घर में शौचालय बने होंगे तो तत्कालीन सरकारों के संदर्भ में उन्होंने जनादेश देते समय निश्चित विचार किया होगा। लेकिन अगर वो जो है स्वच्छ भारत योजना के तहत बने होंगे तो उस योजना के कारण जिस किसी का शासनकाल होगा, अब जब आप जो है राइट टू एजुकेशन गिनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का एक संकल्प लिया था ना। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात चिदम्बरम जी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा कैसे, इसकी लॉजिस्टिक्स नहीं बनाई। भाई 44 करोड़ लोगों के खाते खुले तब तो महामारी के समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, वरना तो 1985 में आदरणीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए केंद्र से भेजते हैं, 85 पैसे तंत्र की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे ही सिर्फ जो है लाभार्थी के खाते में जाते हैं। आज हम 100% धन लाभार्थी खाते में पहुंचा रहे हैं। मतलब प्रेम शुक्ला जी, वही बात जो हम लोग शुरुआत में आप भी वही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी योजना का लाभ मिलता है तो वो उसको सराहता है, सीधी सी बात। नहीं, अगर कोई किसी से ठीक से बात कर लेता तो लोग सराहते हैं, संपर्क कर लेता है तो सराहते हैं जी। अगर उसको लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी के शासनकाल में लाभ उसको प्राप्त हो रहा है तो वो उसकी निंदा करेगा क्या, ये अपेक्षा है क्या? अच्छा चलें, ठीक। मैं राजीव राय जी गालियां देगा क्या वो कि मेरा इसने मकान बनवा दिया मैं इसको गाली दूंगा? अभी हम जो है क्योंकि ये राशन वाली स्कीम की बात कर रहे हैं जो 1 साल के लिए पूरे देश में बढ़ाई गई है और यूपी में 2020 से योजना लागू हुई थी, 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें इसका एक बड़ा अच्छा असर बीजेपी के लिए देखने को मिला था। राजीव राय जी के पास में जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर यूपी में माना गया 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला और लगभग 1 करोड़ 80 लाख ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिताओं के खाते में 1100 रुपया यूनिफॉर्म के लिए डाला गया, चुनाव से जस्ट पहले हुआ था। इसके अलावा बीजेपी ने बताया हमने 45 लाख घर बनाया गरीबों के लिए, हमने 2 करोड़ 38 लाख किसानों के खाते में 6000 रुपया डाला, 1 करोड़ 41 लाख लोगों के घरों तक हमने बिजली पहुंचाई। ये सब वो डेटा है जो पब्लिक डोमेन में है और जो बीजेपी गिनाती भी रही है। क्या ये सारी चीजें वोट में ट्रांसलेट करती हैं राजीव राय जी? सौरभ जी, एक लाइन जरूर ऑन द रिकॉर्ड आना चाहिए, देश को पता होना चाहिए कि जब ये मुफ्त अनाज का दावा करते हैं उसी समय देश भुखमरी के इंडेक्स में
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे जा चुका है। देश की कड़वी सच्चाई है जिसे छुपा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, सौरभ जी, जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, इन तमाम योजनाओं के बावजूद हमारे सीट 3 गुना बढ़ गई, हमारे परसेंटेज 1.5 गुना बढ़ गए। मैं एक छोटी सी बात आम गांव की, आम जनता की बात, आम जनता की भाषा में आपसे पूछना चाहता हूं। आपको दर्द अगर होता है तो आप पेन किलर चाहेंगे या लगातार दर्द होने की से निजात चाहेंगे? सही बात है, महामारी आई, मुफ्त अनाज मिला, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन आप और मैं, कभी कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा और भाई जिंदगी भर बैठकर खाता रहे। अंततः बेटा और भाई भी इस चाहेगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं अपने 4 लोगों को खिलाऊं और आगे बढ़ूं। तो जिस देश में महंगाई बेकाबू हो चुकी हो, बेरोजगारी बेकाबू हो चुकी हो, जिस देश में, तो आज तो देश माननीय मोदी जी को याद करता है। मैं आपको बता दूं बेबाकी से, माननीय मोदी जी, मैं जब माननीय मोदी जी कहता हूं तो 2014 से पहले वाले मोदी जी को कहता हूं, 2014 से पहले वाले सुषमा जी को याद करता हूं, जब वो कहा करते थे कि निकम्मी सरकार है, पेट्रोल डीजल और महंगाई पर काबू नहीं रखते हैं, ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। तो देश को लगता वो मोदी जी ठीक थे, उसी जगह पर उनको अच्छा रहना चाहिए। और जहां हर घर में फायदा पहुंचने की बात करते हैं, एक मैं उदाहरण देता हूं, जब हमारी सरकार थी ना, परसेप्शन की बात होती, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, उधर सही है या गलत है बाद में जनता को एहसास होता है। जब हमारी सरकार थी तो कोई ऐसा घर आंगन नहीं था जहां लैपटॉप नहीं पहुंचा हो, बेरोजगारी भत्ता नहीं पहुंचा हो, कन्याधन विद्याधन नहीं पहुंचा हो, या विधवा पेंशन नहीं पहुंचा हो, या दरवाजे पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची हो। लेकिन एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट कर गया। लेकिन हर झूठ, हर जुमला तो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, सौरभ जी, आप मानेंगे? फिर मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड राजीव जी, देखिए, ये तो जनता तक अपना काम पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी सरकार थी इससे पहले। मेरा कहना केवल इतना है, ये जितना भी काम गिनाते हैं, अभी आपने कहा कि कोई घर जो है वो ऐसा नहीं था जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर उन्होंने ये 45 लाख पक्का मकान किसका बनाया? ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, इसका मतलब वहां बिजली नहीं थी। और इन्होंने 2017 से अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया, आपका बहुत बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूपी में ये तो इतिहास है ना कि एक सरकार आजादी के बाद एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ और वोट बढ़ा करके रिपीट हुआ। जी, जवाब दे रहा हूं। आपने जो बोला ना, आंकड़े पर और कागजों पर, वो बात सही लगती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आकर बोले थे, नेताजी 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, मेरे इलाके से ही आते हैं। कुछ दिनों पहले आपके चैनलों पर तस्वीरें चली थी कि हमारे बड़े भाई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कैंडल में और टार्च में बैठकर फाइलों को देख रहे हैं। तो जिस प्रदेश का ऊर्जा मंत्री जी कैंडल और टार्च की रोशनी में फाइलों को देख रहे हैं, मोदी जी को सोचना चाहिए को बातें सही थी या गलत थी। हकीकत तो ये है ना, हकीकत तो ये है कि तमाम योजनाओं के बाद हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। तो शुरुआत हो चुकी है। बीमारी का इलाज करने में वक्त लगता है, और मुझे लगता है बीमारी ये है जिसका इलाज आपको करना है, या बीमारी का इलाज ये लोग कर चुके हैं? ये तो खैर अब डिबेट का हिस्सा है। हर्षवर्धन जी के पास, हर्षवर्धन जी भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। हर्षवर्धन जी, ये इल्जाम तो विपक्ष लगा सकता है सरकार के ऊपर कि मुफ्त की राशन करोड़ों लोगों तक पहुंचाना ये राजनीति का हिस्सा है या वोट बटोरने की कोशिश है, लेकिन इससे वोट मिलता है या नहीं मिलता? क्या इस पर बहस हो सकती है? देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ये कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो वो राजनीति का हिस्सा नहीं थी। उस वक्त देश दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक से गुजर रहा था, और मैंने उस पर कई बार चर्चा की है, लेकिन चूंकि शायद राजीव जी ने उस रिपोर्ट को उस तरह से पढ़ा नहीं होगा। पढ़ना चाहिए, नेताओं को जरूर ऐसी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। जब वो कह देते हैं ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भुखमरी में भारत नीचे है, तो भारत के लोग देखते हुए नेताओं पर वैसे ही भरोसा कम है, क्योंकि आजकल रिपोर्ट सब ऑनलाइन उपलब्ध होती है। उस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है कि भूखमरी वजह नहीं है, न्यूट्रिशनल, उसमें शब्द है, न्यूट्रिशन है, हिंदी में पोषण कहते हैं, और पोषण के जो मानक हैं वो कहते हैं कि इसमें यहां कम है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सामने दिख रहा है ठीक वैसे जैसे जनमत दिखता है। उस वक्त जो योजना लाई गई थी वो बहुत शानदार थी, दुनिया की हर एजेंसी ने उसकी बड़ी तारीफ की। आज जो ये योजना बढ़ी है, ये राजनीति है, ये विशुद्ध राजनीति है, और ये राजनीति पूरे कैलकुलेशन के साथ है। जैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि इस योजना को दिसंबर 2023 तक उस स्थिति में एक्सटेंड करने की जरूरत थी जिस वक्त पहली बार हुई थी, क्योंकि तब लोगों की जरूरत उतनी थी। लेकिन
चूंकि बार बार इस तरह के खतरे आ रहे हैं, एक थ्रेट का भी एक कहीं न कहीं है कि हो सकता है कि फिर से ये वायरस बढ़े और लोगों की जो जिंदगी है, खास करके जिनको हम कहते हैं जो सबसे लोअर क्लास है, मार्जिनल सेक्शन है, उनको राशन मिल रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कि बस्ता और दूसरी जो चीजें हैं, ड्रेस, इसका पैसा मां बाप के खाते में चला जाएगा, तो हमारे गांव के एक यादव जी हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले बस्ता मिल जाता था, अब तो चला जाएगा, पता नहीं बच्चा वो बस्ता ले पाएगा, ड्रेस पहन पाएगा नहीं। जो बात उन्होंने कही वो सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा भैया आप जे खाई माई बाप खाई लड़को आके, यानी बच्चे के माता पिता खाएंगे। तो ये जो राशन अब जाएगा वो भले वो कुछ लोग उसके सचमुच उपयोग वाले हों जिनको जरूरत हो, कुछ लोग होंगे जो शायद उसको कहीं बेच भी देते होंगे, लेकिन अब कोई कमीशन खोर, कोई कमीशन एजेंट वो नहीं खा रहा है। यही वो फर्क है जो वोट के कैलकुलेशन का है। और मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक घोषणा है, लेकिन इसका वोट से सीधा संबंध है, वोटों में लाभ होता दिखता है। अच्छा, यही सवाल मैं संजीव जी के पास ले जा रहा हूं। 2022 में जो चुनाव हुए उनको हम लोग सामने रख करके अगर बात करें, 7 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। भाजपा ने 6 में से 5 राज्य रिटेन कर लिए, यानी दोबारा बीजेपी जीती, उन राज्यों में सरकार बना ली। कांग्रेस पार्टी के पास इनमें से 2 राज्य, 1 राज्य था। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब जो है वो गंवा दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बना ली। एक जगह सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बन गई। इस लिहाज से आप देखें तो स्ट्राइक रेट बीजेपी का सबसे ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन संजीव जी, इसके अंदर आज इस साल जो चुनाव हुए कोरोना के बाद, कोरोना की तीसरी लहर के बाद, उसमें आप इस सरकार के और केंद्र सरकार के मिले जुले काम को, राज्यों के और केंद्र के मिले जुले काम को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है सौरभ। देखिए, इसमें कोई कुछ भी कहे, यूपी के चुनाव जो हुए थे विधानसभा के, उसमें फ्री राशन एक बड़ा मुद्दा था। जैसे वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जिसके लिए योगी को श्रेय दिया गया, डबल इंजन सरकार, मोदी जी का व्यक्तित्व। लेकिन जमीन पे जब मैं तो खाली उत्तरांचल में घूमा, हर्षवर्धन जी तो यूपी के काफी हिस्सों में, मुझसे कहीं ज्यादा घूमे, लेकिन उत्तरांचल, बनारस और उसके आसपास की जो लास्ट 2 फेजेस थे, उसमें क्लियरली दिख रहा था, लोगों के पास जाते थे तो ये राशन का एक रेलेवेंस थी, उसकी एक प्रासंगिकता थी। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन उसके साथ जो दूसरे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था, उन सब ने मिला के उसको जीत की दहलीज से काफी आगे निकाल दिया बीजेपी को। मेरा मानना है कि सिर्फ एक फैक्टर से नहीं जीत सकते आप। अगर एक फैक्टर से जीते तो मैं इस समय जयपुर में हूं, मेरे ख्याल से मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान से ज्यादा वेलफेयर स्टेट पूरे देश में कहीं चल ही नहीं रही। मुफ्त इलाज, मुफ्त बीमा, मुफ्त फसल योजना, मुफ्त इतनी सारी 1.5 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप सड़क पे जाके पूछिए लोगों से, वो कहेंगे भाई यहाँ तो सरकारें बदलती है हर 5 साल में, इस बार भी बदलने की संभावना ज्यादा की बात करते, चाहे अशोक गहलोत और कांग्रेस कह रहे हैं नहीं हम वापस आएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ देने से जनता की एक्सपेक्टेशंस इतनी है, और वो जो मिल रहा है उनको उसको अधिकार समझ के ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी को उसको भुनाना आता है। लेकिन आप इसी बात को देखिए दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, एक तरफ बीजेपी और भारत सरकार ये कहते नहीं थकती कि हम तीसरी बड़ी महाशक्ति बन गए, आर्थिक, और चौथी बन जाएंगे और सबसे बड़ी बन जाएंगे 25 साल में। आप 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो, मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि 60% लोग तो खाने पीने की स्थिति में भी नहीं है अपने दम पर, तो आप दे रहे हो। तो कौन सी बात सही है भाई? क्या हम इतनी बड़ी महाशक्ति बन गए और बन रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये हो गया, तो क्या राहुल गांधी की बात सही है कि 2-4 लोगों के जेब में ही सारा पैसा जा रहा है? तो देखिए, ये इससे कई डिबेट के पहलू खड़े होंगे आने वाले समय पे जी। नहीं, तो, अच्छा, फिर इसी के एक्सटेंशन में इतना और बता दें कि ये जो 1 साल के लिए देश भर में एक्सटेंड की गई है फ्री मुफ्त राशन की योजना, इससे भी बीजेपी कुछ लाभ की उम्मीद कर सकती है क्या? हर्षवर्धन जी खुल के कह रहे हैं कि ये तो राजनीति है। कुछ नहीं, देखिए राजनीति तो सब कुछ ही राजनीति है, लेकिन इससे बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फ्री राशन आपके घर के चूल्हे पे, जो डेगची पे चढ़ाने का अगर सामान उपलब्ध सरकार करा रही है, तो उसका असर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक होता है। लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या बनेंगे चुनाव आते आते? ठीक है, चले, अभी हमने स्कीमों की बात की है। बीजेपी कहती है हमारा काम लोगों तक पहुंचता है, तो लोग उसको सराहते हैं, वो वोट पे ट्रांसलेट होता है।
जो दूसरी बीजेपी बात की है बात संजीव तो जी, और इसके बारे में आपके साथ भी कई बार चर्चा हुई है कि क्या बीजेपी के पास वाकई चुनावों का कोई ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है, इनकी मशीनरी किसी ऐसी साइंस से तैयार की हुई है जो ये चुनाव के वक्त एक्टिव करते हैं और वो वोट में ट्रांसलेट होती है? और क्या ये ये ऐसी चीज है जो बाकी दल नहीं कर पा रहे या बाकी दलों के पास है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है? इस पर हम आगे बात करेंगे और गुजरात के सटीक उदाहरण के साथ और ऐसा डेटा आपके सामने रखेंगे और उस व्यक्ति के हवाले से रखेंगे जिसने गुजरात में अपनी पार्टी को यह जीत दिलाई। तो आप सोचेंगे कि वाकई में जो बात थ्योरी कागज पर लिखी जाती है वो क्या बूथ पे ट्रांसलेट भी होती है। हम बात कर रहे हैं कि इस साल हुए चुनावों 7 राज्यों के चुनावों में किसको क्या मिला, हम सब जानते हैं। अगले वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होना है और 2024 में होने आम चुनाव, यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका फैसला जनता करेगी। अब से लेकर तब के बीच में राजनीति भी होगी, कई सारी योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने की बातें भी की जाएंगी, आरोप भी होंगे। शुरुआत हो चुकी है, केंद्र की सरकार ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना एक्सटेंड कर दी है पूरे 2023 के लिए, 1 साल के लिए उनको मुफ्त राशन मिलेगा। अब हम दूसरी बात कर रहे थे, अब इसके आगे बढ़ करके कि क्या बीजेपी जिस तंत्र का दावा करती है चुनावी मशीनरी का, क्या वो हकीकत है या केवल हाइप है, केवल एक बुलबुला है? इसको हम जरा गुजरात के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। गुजरात का आंकड़ा मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं और इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। गुजरात के चुनाव से पहले हम भी अहमदाबाद गए अपनी टीम के साथ। वहां पर हमारी मुलाकात हुई सीआर पाटिल से। सीआर पाटिल गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। उन्होंने हमें इंटरव्यू से पहले बैठ करके अपना गणित समझाया। वो गणित उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी लाइव बताया और जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात के अंदर इस बार जो रजिस्टर्ड वोटर थे उनकी संख्या करीब 4 करोड़ 90 लाख थी। गुजरात के अंदर 41,000 बूथ हैं, एक बूथ 1200 वोटर से बनता है, तो 41,000 बूथ, 1200 वोटर एक बूथ में। बीजेपी ने हर बूथ पर पन्ने पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक पन्ने पर 30 लोगों के नाम होते हैं, तो इस हिसाब से आप देखें तो एक बूथ पर 40 पन्ने। हर पन्ने के लिए, हर पन्ने के 30 वोटरों के लिए 5 पन्ना कमेटी मेंबर बनाए। 5 लोग ऐसे जिनको एक ओहदा दिया गया कि आप पन्ना कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें जिम्मेदारी क्या दी गई कि आपको इस बूथ से कम 3 वोट लेकर के आने हैं। 30 में से 15 वोट कुल, 5 लोगों को जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को 3-3 वोट की जिम्मेदारी। यह मान करके कि पूरा बूथ हमको नहीं मिलेगा लेकिन आधा वोट हमको मिल सकता है, इसकी जिम्मेदारी दी गई। अब मैं इसके आगे आ रहा हूं। हमें सीआर पाटिल ने कहा कि मेरी पार्टी के गुजरात में 82 लाख पन्ना कमेटी मेंबर हैं, जो सीधा सीधा ट्रांसलेट होता है, अगर उनकी 50% की थ्योरी को मान लें तो 2 करोड़ 46 लाख वोट जो बीजेपी को मिलते अगर उनका अपना 50% का टारगेट पूरा होता और 100% पोलिंग होती। पोलिंग हुई लगभग 64% के करीब। इस लिहाज से बीजेपी को उम्मीद थी कि गुजरात में उसे 1 करोड़ 57 लाख वोट मिलेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए और देखिए बीजेपी को गुजरात के चुनाव में कितना वोट मिला है। 1 करोड़ 57 लाख की उम्मीद करने वाली पार्टी को 1 करोड़ 67 लाख वोट मिला है। और यह उनका दावा था बार बार कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, उनकी छवि, गुजराती अस्मिता, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर अगर बीजेपी का एक तंत्र काम न करे तो ऐसी जीत हासिल नहीं हो सकती। तो गुजरात की बात हो रही थी, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास जाना चाहता हूं। और राजपूत जी, ये जो मैंने उदाहरण दिया है क्योंकि मेरा अपना देखा उदाहरण है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात की। आप मानते हैं अपने वोटर को बाहर लाना भी एक कला है और बीजेपी शायद उस कला में महारत है? हाँ, बीजेपी उस कला में माहिर है। मायावी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग सिर्फ 24 घंटे चुनाव की बात करते हैं और ये हमेशा, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, चाहे बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए, चाहे चीन की समस्या कितनी भी बढ़ जाए, चाहे देश में पेट्रोल और डीजल के कितना ही एक टैक्स पड़ जाए, तो ये लोग हमेशा चुनाव की बात करते हैं। इसको तो लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं और मैं बधाई देता हूं इन लोगों को कि ये 24 घंटे चुनाव लड़ते रहते, समाज नीति नहीं करते, ये लोग सिर्फ चुनाव नीति करते हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। अभी आप कह रहे थे किसान को 6,000 रुपए, किसान से लेकर के किसान का डीजल, किसान की बिजली, किसान का खाद, किसान का पानी,
सारी चीजों पे सब्सिडी खत्म करते हुए 3 गुने से ज्यादा इन लोगों ने सर महंगाई बढ़ा दी इन तीनों चारों चीजों पर, पेस्टिसाइड्स के उस पर भी जी। और उसके बाद 6,000 रुपए दे दिए, 22,000 रुपए लूटते हैं और 6,000 रुपए देते हैं। लेकिन जनता को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वाले कामयाब हो जाते हैं कि हमने 6,000 रुपए दिए दिखाने में, और वो बाकी जो 18,000 रुपए का डाका उनकी जेब पर पड़ा है उसको ये लोग छुपा ले जाते हैं। कब तक छुपाएंगे ये देखने वाली नहीं, लेकिन बात है। राजपूत साहब आने ऐसे तो वाले है नहीं कोई समय में चुनाव आप में इस कि बात को वोटर ही देखिए। गर्दन पर छुरी रख करके लाता है कि वोट डालो हमारी पार्टी के लिए, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने तो आपसे कहा ना कि मायावी मशीनरी है और उस मशीनरी पर ये लोग कामयाब होते हैं। मैं तो इस बात से मैं पहले सहमत हूं, उसके तमाम कारण हैं, मैं कुछ कारणों पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि बहस की दिशा मुड़ जाएगी। मैं फिर से एक बात कहता हूं कि देश की मूलभूत समस्याएं अब सर पे इसका नाम पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ठीक है। बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय स्तर पर 8% से ऊपर पहुंच चुकी है। यह देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त सिर्फ डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स के पैसे पर चल रही है। 32% टैक्स आप देखिए कहां हम क्या नाम 3 रुपए 52 पैसे पर लीटर डीजल पर टैक्स लेते थे, कहां ये लोग 32 रुपए पर तो फिर डीजल पर टैक्स ले रहे हैं। 2023 में जो जहां 9 हम राज्यों लोग के 10 चुनाव रुपए हैं, कम से कम उसी में उसकी झलक दिख जाएगी ना। जितना त्रस्त इन्होंने लोगों को कर रखा है जो आप बता रहे हैं, तो वो 2023 में उसका तो कम से कम पटाक्षेप होना ही है। मैं बिल्कुल सही, आपकी बात से 100% सहमत हूं सौरभ भाई, इसमें कहीं ठीक है। कोई दो राय नहीं है कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, इस चुनाव में सारा एक मिनी इंडिया का आईना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें आपको भारत जोड़ो यात्रा भी दिखेगी, इसमें आपको महंगाई भी दिखेगी, इसमें आपको बेरोजगारी भी दिखेगी, इसमें आपको कहीं ना कहीं जिससे सरकार से उम्मीदें हैं, अगर उम्मीदें नहीं पूरी हो रही हैं तो वो सारी चीजें और फिर मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूं, उस वक्त आपका तंत्र काम नहीं करेगा, ये दावा है उनका कि ये आप कुछ भी, पहले उन्होंने कहा मायावी है, इतनी सारी समस्याएं देश के अंदर हैं, आंखें छीन लेते हैं, चश्मा दान कर देते हैं, तो लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस कला में आपको महारत हासिल है। देखिए अब क्या है, जिसका अपना जनता से जनतंत्र के जो सबसे बड़े मालिक हैं उनसे किसी प्रकार का संपर्क ही ना रखें, वातानुकूलित कक्षों में बैठकर लैपटॉप और कंप्यूटर पे गरीबी का आख्यान रचें, वो गरीबों के दर्द को जानते नहीं हैं। गरीब के लिए रोटी कपड़ा और मकान, ये गांधी जी ने 1947 के पहले उसको जब जन कल्याणकारी जनतंत्र में स्वदेश देने की बात की थी तो पहला उसके लिए संकल्प यही पढ़ाया था। 70 वर्षों में विफल रहे। कितने लोगों को मकान दे दिया पूछ लीजिए तो भाई बताना ही नहीं चाहिए, मकान दे दिया। कितने लोगों को आपने है जब तक खाद्य सुरक्षा कितने लोगों की आपने सुनिश्चित कर दी तो कोई इनका फिगर ही नहीं है। अब आपने जो है कितना लोगों को जो है वस्त्र मिलने के लिए उसकी व्यवस्था हो, इस संदर्भ में कोई नीति ही नहीं है। तो जिनके पास नीतियां नहीं है, जिनका जनता से संपर्क ही नहीं है, अब आपने जैसे गुजरात का उदाहरण दिया, अगर हमारे पास 82 लाख हमारे जो बूथ समितियों के सदस्य हैं, जनता के बीच सतत संपर्क में, उसके दुख में सुख में सतत शामिल रहेंगे तो उनको पता होगा किसके घर में अगर बेरोजगारी है तो समाधान क्या है, इसको जो है महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए। नहीं तो यहाँ तो जब कांग्रेस के जमाने में महंगाई बढ़ती थी और कृषि मंत्री से पूछा जाता था, शरद पवार जिनके कृषि मंत्री का, हम कोई ज्योतिषी थोड़े बता देंगे। आज अगर महंगाई की बात करते हैं तो केंद्र सरकार जो है तत्काल सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी घटाती है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें नहीं घटाती हैं क्योंकि वो तो राहुल गांधी जो है वातानुकूलित कक्ष में बैठे हैं, उनको गरीबी तो पढ़ना पड़ेगा, एहसास है ही नहीं उनको। तो जिसको गरीबी पढ़ना पड़े, एहसास ना हो, जिनके घरों में बिजली जो है 70 वर्षों तक ना पहुंची हो और बिजली पहुंच गई हो, तो उसको बताने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो जिसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सतत संपर्क के माध्यम से उसकी समस्याओं के निस्तारण का एक जनतांत्रिक व्यवस्था खड़ी हो, तो राजनीति के लिए यह तो सबसे सकारात्मक है। लेकिन इसको नकारात्मक कहेंगे, कौन लोग नकारात्मक कहेंगे? जो 12 लाख करोड़ रुपए लूट ले जाते हैं। ये देश भली भांति जानता है 12 लाख करोड़ रुपए कौन लूट ले गया। मैं जरा अभी जो हमने तंत्र की आपकी इलेक्शन मशीनरी की जो बात की, 108 दिन सतत उसी पर आगे बढ़ते हैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ला रहा हूं। सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड हो कि 109 दिन जो है वो चुनाव में एक माहौल हो कि भाई सरकार, लोगों ने मन बना रखा हो, सरकार से खुश हैं, अगर हम इनको वापस लाना है, उसके बावजूद जो है सरकार एक पार्टी के तंत्र का कितना योगदान होता है हम उसकी बार बार बात करते हैं और इसमें श्रेय जो है बीजेपी के नेताओं को दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है।
जैसे गुजरात के बारे में हमसे इनके नेताओं ने कहा कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए कर दी थी, बल्कि उससे पहले जब संगठन में आए थे तब कर दी थी। अब इनके पास अगर पन्ना कमेटी है तो देश का गृह मंत्री पन्ना कमेटी का खुद का एक मेंबर है, उस कमेटी का एक सदस्य है, वो भी उन 30 लोगों की सूची देखता है जो उनके पन्ने पर लिखी हुई हैं। तो इससे उनके कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है। ये बीजेपी का दावा। यहां से आगे बढ़ते हुए हर्षवर्धन जी, इस बात को और आगे ले जाकर बीजेपी के बारे में अब ये कहा गया, इनकी पार्टी में ये तय हुआ है कि अब डोर टू डोर कैंपेन करते थे, यानी वोटर के दरवाजे पर जाकर के उससे बात करते थे। अब दरवाजे पर नहीं रुकना है, अब आपको व्यक्ति के घर में जाकर के उसके साथ प्रॉपर बातचीत करनी है, परिवार के साथ आपको अपना अपनी बातचीत को बढ़ाना है। और उसके ये एक्सटेंशन है उस बात का जो अभी तक हर वोटर के घर तक पहुंचने की बात थी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, कई बार कुछ ऐसी चीजें राजनीति में घटनाएं होती हैं जिसको हम मानते नहीं है, क्योंकि इस तरह से होता नहीं। जिसे पहले ही माना जाता था कि इस तरह से, जिसको कहते हैं कि पब्लिक कनेक्ट करने का काम वो कोई सामाजिक संगठन करेगा। पब्लिक जो है वो रैली में आएगी, पार्टी के साथ, किसी भी राजनीतिक दल के साथ उस तरह से नहीं जुड़ती। तो वो कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ के स्वयंसेवक जाते हैं, मोहल्ले में शाखा लगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बड़ी हुई और बड़ी होने के बावजूद जिस तरह से उसका संगठन का ढांचा लगभग यथावत बना हुआ है, उसमें जो नई चीजें जुड़ी हुई हैं। और जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, बड़ी चर्चा हुई थी, वो फोटो सबके ध्यान में होगा कि पश्चिम बंगाल में जहां के वो विस्तारक बनाए गए। अब सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विस्तारक बनाया गया है। आज बड़ी चर्चा हो रही कि राहुल गांधी जी निकले हैं, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 2800 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विस्तारक के तौर पर वहां रात्रि विश्राम करता है। जितने इस तरह के बड़े से बड़े नेता थे वो होटल में नहीं रुके, वहां के या तो किसी के घर में रुकते थे कार्यकर्ताओं के, या तो फिर गेस्ट हाउस में रुकते थे। मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चीज शुरू की, जो संगठन में किसी ने नहीं किया। प्रभारी के तौर पर बड़े नेता हर पार्टी में होते थे। जब प्रभारी होते हैं तो थोड़ा उनका लाव लश्कर बढ़ जाता है, कहीं सरकार बनने वाली हो तो अचानक एकदम वो नेता बदल जाता है जो कल तक दिल्ली के गलियारे में घूम रहा होता है। भारतीय जनता पार्टी में वो प्रभारी भी इतना ज्यादा दबाव में होता है, सदस्यता हुई कि नहीं हुई, संगठन का काम हुआ कि नहीं हुआ, नीचे से चीजें हैं ठीक कि नहीं। उसमें ये जो चीजें जुड़ी कि पन्ना प्रमुख होगा, बूथ के आगे की चीज है ये, 1 बूथ 20 यूथ, ये भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी के समय में कहा करती थी। अब वो पन्ने तक आ गए, पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं जो अमित शाह ने किया। मुझे लगता है ये कनेक्ट आपको ले जाता है उधर। और कई बार आप नाराज भी होते हैं ना, तो एक समूह होता है जो आपको कहता है कि अच्छा 7 के 10 लोग ये कर रहे हैं तो चलो हम भी भाजपा को वोट दें। अच्छा, अब इसमें ये समझना और ये है कि ये काम जो है बाकी पार्टियां भी क्या करती हैं, लेकिन उतनी कामयाबी के साथ नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी के इस बार वोट में आपको वो दिखाई भी दे रहा है। समाजवादी पार्टी का वर्कर जो है वो बड़ा मुखर वर्कर माना जाता है, वो अपनी बात को बड़ी असर्टिवली कहता भी है। तो क्या ये जो बीजेपी को क्रेडिट राजीव राय जी बार बार दिया जाता है कि इन्होंने एक इलेक्शन मशीनरी ऐसी तैयार की है जो वोटर को लाती है, उसकी नाराजगी भी दूर कर लेती है कई बार, और उसको वो बूथ तक लाने में कामयाब हो जाती है। हर पार्टी के पास कुछ तो सिस्टम होता होगा ऐसा। सौरभ जी, निसंदेह रूप से है। लेकिन एक सवाल, जब मैं आपका एनालिसिस और गुजरात का उदाहरण सुन रहा था तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, एंड दिस इज फॉर माय एकेडमिक इंफॉर्मेशन। मैं जानना चाहूंगा कि जो मशीनरी गुजरात में थी, गुजरात के चुनाव के साथ दिल्ली का एमसीडी का चुनाव, लगभग राज्य का चुनाव क्या होता है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, 7 उपचुनाव हुए, केवल गुजरात और 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो क्या ये मशीनरी बाकी जगह काम नहीं करती है? ये मशीनरी अगर गुजरात में ही केवल काम करती है तो बाकी राज्यों का मैं इसका आपको मैं इसका ये सवाल आपने ठीक पूछा। हमने ये सवाल सीआर पाटिल जो थे उनसे दूसरे लहजे में पूछा था कि ये आपकी सरकार गुजरात में इससे पहले भी थी, लेकिन ऐसा करिश्मा तो कभी नहीं हुआ कि आपको 150 के ऊपर सीट आई। उसका जवाब उनके पास ये था कि मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष नहीं था। उनका कहना था कि ये सिस्टम मैंने लागू किया है, ये कमेटी वाला सिस्टम मैंने अब जाकर के गुजरात में लागू किया है, और इससे पहले मैं यहां नहीं था। ये बड़ा सिंपल आंसर उन्होंने दिया इस बात का। सही है, तो सही बात, मेरी बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रहेगा। जो हमारे यहाँ मैनपुरी में और खतौली में जो हम लोग जीते, वहां क्या फ्री राशन नहीं मिल रहा था? वहां भी तो फ्री राशन मिल रहा था ना। और जहां तक मशीनरी की बात है, निसंदेह इस बात से मैं सब सहमत हूँ। आपकी वो लाइन बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को बूथ पर पहुंचाना, अब कैसे पहुंचाए उसमें अर्थतंत्र का भी बहुत बड़ा योगदान हो।
वो मैं सहमत हूं। चलिए जी, लेकिन बहुत समय बहुत कम रहा है, कुछ ऐड कर रहे हैं इस पर, सिर्फ चंद्र जी। सिर्फ 10 सेकंड में ये राजीव जी का प्रश्न ठीक है और सीआर पाटिल ने अपने संदर्भ में ठीक कहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं जितना जानता समझता हूं, उनके चुनावों में इसी तरह की मशीनरी हर राज्य में एक्टिव होती है। जहां का अध्यक्ष, जहां का संगठन मंत्री ठीक से काम कर लेता है, वो गुजरात जैसे नतीजे लेकर आता है और हमने वो 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में भी देखा है, दूसरे राज्यों में भी देखा है। अब चले, ये तो अब अगला वर्ष पूरा चुनावों का है, बल्कि अब से लेकर के 2024 तक आप समझिए लगातार चर्चाएं चुनाव पर ही होनी है, राजनीति पर ही होनी है, यात्राएं खूब निकलेंगी अभी और बहुत कुछ होना बाकी है देश की राजनीति में। बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का हमारे साथ आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।